SIR could roll back decades of progress in women's political participation. SIR महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में हुई दशकों की प्रगति को पीछे धकेल सकती है। ये इसका हिंदी अनुवाद है और इस पर हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने दो बातों को समझना है। SIR वास्तव में है क्या, और जिस तरह से हमें मीडिया और सोशल मीडिया ने पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे उलझाए रखा है, उसके पीछे क्या वजह या क्या रणनीति हो सकती है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। पहले बात करते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सूची जो है, मतदाता सूची का आप कह सकते हो विशेष गहन पुनरीक्षण। ठीक है जी, इसका उद्देश्य बहुत साफ है, स्पष्ट है, लेकिन अगर उद्देश्य में पारदर्शिता नहीं आती तो ये लोकतंत्र के लिए गहरा खतरा है, क्योंकि मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट बनाए रखना बिना त्रुटि के, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके तरीके, समय और अगर आप कह सकते हो चयनात्मक जो क्रियान्वयन है, अगर उसमें पारदर्शिता नहीं है, अगर उसमें कहीं जो कुछ है वो अपारदर्शी है, तो आप यकीन मानिए लोकतंत्र पर एक गहरा संकट बन सकती है। SIR के नाम पर बड़े पैमाने पर नाम काटना, तो सबसे पहले हम समझते हैं SIR को। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। अगर अपने उद्देश्य की ये बात करें तो बहुत ठीक ठाक ये बात लगती है, क्योंकि मतदाता सूची का अगर शुद्ध, अद्यतन और अपडेट जिसे हम कहते हैं, और वो त्रुटिहीन हो, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये अच्छी एक प्रक्रिया है। बरअक्स इसके अगर सब कुछ उल्टा चलता है, यानी इसके तौर तरीके, समय और इसका जो चयनात्मक क्रियान्वयन है उसमें पारदर्शिता नहीं है, अपारदर्शिता है, तो ये बहुत लोकतंत्र के लिए गहरा संकट है। एक बात तो ये है। वहीं अगर SIR के नाम पर बड़े पैमाने पर नाम काटने शुरू हो जाएं और जो सत्यापन है वो असमान हो, उसमें भी भेदभाव हो, दस्तावेजों की कठोर और जिसे कहें कि भेदभावपूर्ण मांग या सीमित समय सीमा में अपील के अवसरों को जो है कम कर दिया जाए, तो ये सब का सब जो है ये मताधिकार के हनन की तरफ इशारा करती है। देखिए, चुनाव से पहले अगर SIR लागू हो और उसका जो प्रभाव है कुछ वर्गों, समुदायों और असमान रूप से पड़े, तो प्रशासनिक ये एक जिसे कह सकते हैं कि अभ्यास नहीं बल्कि संस्थागत पक्षपात कहा जाए तो गलत ना होगा, इंस्टीट्यूशनल बायस इसको कह सकते हैं हम। देखिए, सबसे बड़ा रिस्क इसमें क्या होता है कि SIR की पारदर्शिता, समानता, स्वतंत्र ऑडिट और न्यायिक निगरानी अगर सुनिश्चित नहीं कर सके या ना हो, तो आप यकीन मानिए मतदाता सूची की विश्वसनीयता के साथ साथ पूरी चुनावी जो जनादेश की जो वैधता है वो सवालों के घेरे में आ जाती है, और इसे ही भारतीय लोकतंत्र पर गहरा एक आघात कहेंगे, प्रहार कहेंगे, या यूं कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। तो दूसरा मुद्दा हमारे सामने है मीडिया एजेंडा सेटिंग का। मीडिया एजेंडा सेटिंग के बारे में समझते हैं कि आपसे हमने जिक्र किया था कि मीडिया और सोशल मीडिया पिछले कुछ समय से वैश्विक मुद्दों पर हमें उलझाए हुए है, और यहाँ हमने समझना है कि जो किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उन्हें राष्ट्रीय गर्व के रूप में, या कहें कि जो दो सभ्यताओं की लड़ाई के रूप में हमारे सामने पेश किया जाता है, और दूसरी ओर जो हमारे सरोकार के सवाल है, जवाब, सत्ता से जवाबदेही मांगने वाले सवाल है, उन्हें बोझिल बना दिया जाता है। तकनीकी रूप से इन्हें गौण करने में ये सहायक, जो मीडिया एजेंडा सेटिंग है, ये सहायक होता है। सोशल मीडिया एल्गोरिथम ये एक और नई प्रवृत्ति है, इसको भी हमें समझना चाहिए। ये भी काफ़ी आजकल ये बढ़ावे में है, इसको भी बहुत जो है गति मिल रही है। इसका काम क्या है कि ट्रेंड और ट्रोल, ये जो तत्काल उत्तेजना है, जो एक तत्कालीन उत्तेजना है, ये क्या करती है कि जो बहुत जिसे गंभीर मुद्दे हैं या दीर्घकालीन नीतिगत जो बहस होती है उसे खा जाती है। नतीजा यह है कि जो नागरिक, आम नागरिक है, वो वैश्विक मुद्दों पर तो अपने आप को कहता है कि बहुत मुखर है, ये देखो जी वहाँ क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में क्या है, ये ऐसी ऐसी तो बातें करता है। अपने ही लोकतांत्रिक संस्थानों, नीतिगत विफलताओं और सामाजिक न्यायों के सवालों पर वो चुप हो जाता है। मैं नागरिक, जो आम नागरिक है, उसकी बात कह रहा हूँ। और ये एक विभाजन की कहें कि हम करने वाली एक सोची समझी एक साजिश कह सकते हो आप, और ध्यान विचलन की एक रणनीति है, या जो ध्यान भटकाने की एक आप कह सकते हैं कि एक रणनीति कह सकते हो आप, जहां बाहर की आग दिखाकर घर के जो धुएं को उसकी अनदेखी कर दी जाती है। तो जब तक ये हम इस रणनीति को बारीकी से नहीं समझते, तो आप यकीन मानिए कि आंतरिक जो समस्याएं वो समाधान की ओर नहीं बढ़ेंगी, बल्कि आप कहेंगे वो स्थगन पाती रहेंगी, उन्हें टाल दिया जाता रहेगा। तो अब हम समझते हैं कि राहुल शास्त्री और जो योगेंद्र यादव ने लेख लिखा है उसको हम समझ लेते हैं।
लोकतंत्र की नींव और महिलाओं की ऐतिहासिक यात्रा इस बिंदु पर, क्योंकि हम आपको सारगर्भित उसमें बता रहे हैं कि हम शब्दशः अनुवाद नहीं कर रहे, जो उन्होंने कहा है उसको सारगर्भित रूप से हम समझना चाहते हैं कि लेख में वो कहना क्या चाहते हैं। भारत का लोकतंत्र एक चुनावी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह उन संघर्षों की जीवित स्मृति है जिनके माध्यम से, जिनके जरिए जो है वंचित समाज रहा है, उन्होंने अपनी आवाज को हासिल किया है। दूसरा, महिलाओं के लिए यात्रा और भी कठिन रही। आजादी के बाद सार्वभौमिक मताधिकार की अगर जब हम बात करते हैं तो भारतीय महिलाओं को एक ऐतिहासिक जो है अवसर मिला है। बिना किसी संपत्ति, शिक्षा या कहें कि सामाजिक हैसियत की शर्त के वोट देने का जो अधिकार हासिल हुआ है महिलाओं को, ये विश्व के अन्य जो लोकतंत्र हैं उनमें ये मिसाल कम दिखती है या ना के बराबर है। गुजरे इन दशकों में महिलाओं ने केवल मतदान का ही अधिकार प्राप्त नहीं किया, बल्कि आप कह सकते हैं पंचायतों में कहें, विधानसभाओं में कहें, संसद में कहें, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और ये प्रगति कोई सहज नहीं थी, ये एक निरंतर सामाजिक संघर्ष, संवैधानिक संरक्षण और प्रशासनिक संवेदनशीलता का परिणाम कही जाए तो गलत ना होगा। आज जब हम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की जब बात करते हैं, उसकी प्रक्रिया की बात करते हैं, तो ऐसे में जब हम मतदाता सूची के विशेष गहन या पुनरीक्षण की बात करते हैं, यानी एसआईआर की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो समझना ये होगा कि क्या हम ऐतिहासिक यात्रा को इसके माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे की ओर मोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि जो एसआईआर प्रक्रिया है, इसके बारे में इन दोनों लेखकों का क्या कहना है और क्या इनकी राय है। इनका तर्क यह है कि एसआईआर की कोई तटस्थ और एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके जो सामाजिक प्रभाव हैं वो गहरे और असमान हैं। तो जब ये सामाजिक प्रभावों की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि भारत की जो सामाजिक संरचना है उसके अनुसार जो महिलाएं हैं वो पहले से ही, विशेषकर जो गरीब हैं, आदिवासी हैं और दलित हैं, ये अल्पसंख्यकों की महिलाएं हैं, और दस्तावेजों के मामले में ये पहले से ही हाशिए पर हैं। शादी के बाद इनके नाम पते सब बदल दिए जाते हैं और जन्म प्रमाण पत्र और संपत्ति के कागज ना होने की सब जो वास्तविकताएं हैं, ये लापरवाही नहीं, ये एक यहाँ की जो सामाजिक संरचना का ही परिणाम है। एसआईआर जैसी जो कठोर प्रक्रिया है इन वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर रही है या करती है, और परिणाम स्वरूप महिलाओं को मतदाता सूची से वंचित रखा जाता है। तो क्या आप इसे प्रशासनिक चूक कहेंगे? नहीं, बल्कि ये राजनीतिक बहिष्करण का एक खुला रास्ता है, जहां कागजों की या दस्तावेजों की कमी को नागरिक की कमी मान लिया जाता है। लेख इस बात को भी दर्शाता है कि हाल ही के कुछ वर्षों में कुछ राज्यों में महिलाओं की जो संख्या में असामान्य गिरावट आई है। ये गिरावट जनसंख्या का प्रवासन नहीं है, बल्कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की तकनीक से जुड़ी हुई है। जब अचानक लाखों महिलाएं गायब हो जाएं तो सवाल ये उठता है कि व्यवस्था किसे गायब कर रही है और क्यों। लोकतंत्र में वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि एक पहचान है, भागीदारी का प्रतीक है। तो कहना गलत ना होगा कि यदि महिलाओं को मतदाता सूची से दूर कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो वो नीति, सत्ता और निर्णायक प्रक्रिया से ही बाहर हो जाती हैं। तो लेखकों की यहाँ स्पष्ट चेतावनी है कि अगर ये प्रक्रिया या ये चलन जो है महिलाओं को मतदाता सूची से गायब करने का या हटा देने का चलन जारी रहता है, तो ये दशकों की मेहनत जो हुई है कि किस तरह से उनकी जो राजनीतिक भागीदारी बढ़ी थी, तो वो कुछ ही वर्षों में सिमट जाएगी। इस लेख के जरिए हम एक बात और भी समझ लेते हैं कि लापता महिलाएं मतदाता का क्या मतलब है। कहना गलत ना होगा कि लेख एक बात का और भी जिक्र करता है कि अगर मतदाता सूची में महिलाओं का जो अनुपात है वो जनसंख्या के अनुपात के बराबर है, ठीक ठाक है, तो सूची में लगभग 7 लाख महिलाएं जो है और शामिल होती हैं। बिहार का उदाहरण देते हुए इस लेख में समझाया गया है कि बिहार के मतदाता सूची में लैंगिक अनुपात जो है वो पहले से ही कमजोर था, लेकिन फिर भी कुछ सुधार हुआ था। बिहार की अंतिम मतदाता सूची में लिंग अनुपात 890 का रह गया था, यानी 1000 पुरुषों पर 890 महिलाएं। यहां एक बात का और भी जिक्र करते हैं दोनों लेखक। वो ये कहते हैं कि जो एक दशक में बिहार में एक मतदाता सूची में थोड़ा सुधार हुआ था, एसआईआर ने वो भी मिटा दिया है। दूसरे चरण के एसआईआर का जिक्र करते हुए वे कहते हैं कि बिहार अकेला मामला नहीं है, दूसरे चरण में शामिल जो 6 राज्य हैं उन्होंने कहा, जिक्र कर रहे हैं। लेखक यहाँ एसआईआर के दूसरे चरण का जिक्र करते हुए कहते हैं कि बिहार कोई अकेला मामला नहीं है और इसमें 6 जो राज्य और भी शामिल हैं। हर जगह एसआईआर के बाद जो है महिला पुरुष अनुपात गिरा है।
ये लेके एक बात पर और भी जोर देता है कि कहते हैं कि अगर ये एसआईआर के जरिए पुरुष और महिलाओं का अनुपात बराबर होता तो जो 23 लाख जो महिला हैं वो कम से कम और इसमें शामिल होती। जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है, कहने का मतलब ये है कि 23 लाख महिलाएं जो अभी भी मतदाता सूची से गायब है। देखिए, हम एक बात को और समझ लेते हैं कि यहाँ लेखक कहता है कि जो एसआईआर से पहले बिहार में एक अनुपात था वो 1000 के ऊपर 932 महिलाओं का था, लेकिन एसआईआर के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें गिरावट आई है, वो 890 पर आ गई है। लापता महिलाओं की संख्या जो है वो 7 लाख से बढ़कर 16 लाख हो गई है। और ये वो कहते हैं कि बिहार सिर्फ बिहार ही नहीं है, वो 6 जो दूसरे अन्य जो राज्य हैं उनमें भी ये सारी की सारी कहानी इस तरह की है। तो कुल मिलाकर जो है 23 लाख जो महिला मतदाता हैं वो लापता हैं या वो सूची से हटा दी गई, आप ये कह सकते हैं। अतिरिक्त महिलाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर हो गई। लोग यहाँ लेखकों का एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कहते हैं कि ये प्रशासनिक सुधार है या लोकतंत्र की आत्मा से समझौता। दूसरा वो ये कहते हैं कि आधी आबादी अगर चुपचाप मतदाता सूची से गायब हो जाती है तो ये चुनाव भले ही हों लेकिन लोकतंत्र अधूरा रह जाता है। तो लोकतंत्र अधूरा ना रह जाए तो इसके ऊपर हमें सबको समझना है कि जो देश के जो मूल मुद्दे हैं इन पर हम गौर करें, इनको समझें। और जिस तरह से हमें वैश्विक मुद्दों पर उलझा दिया जाता है तो दोस्तों आपने समझा कि किस तरह से एसआईआर के माध्यम से महिला मतदाता जो है वो गायब हो रही हैं और किस तरह से जो है कुल मतदाताओं की संख्या वो घट रही है। तो ऐसे जो गंभीर मुद्दे हैं, ऐसे जो गंभीर जो हमारी जो समस्याएं हैं, मसाइल हैं, इसे हमें समझना है। वैश्विक मुद्दों को भी हमें जानना जरूरी है, लेकिन उसमें उलझना उससे पहले हम अपनी आंतरिक जो समस्याएं हैं उनको समझ लें, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।